दोस्तों आप सभी ने बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन सुन रखी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो आपका यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक यूज़र को इंटरैक्ट करने के लिए, ताकि वो हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सके एंड आपका जो यूज़र स्पेस है उसका भी मजा ले सके। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हटके मैं एक डेफिनेशन देने वाला हूँ, उसको अगर हम बोल सकते हैं, तो अगर उसको हम अपने टर्म में डिफाइन करते हैं, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होने वाली, वो ये है यार कि द होल पैकेज दैट मैनेजेस आवर रिसोर्सेज एंड लेट अस इंटरैक्ट विद दैट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम जितने भी रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक हार्डवेयर एंड ऑल, तो उनसे इंटरैक्ट कराता है आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर पार्ट्स से बात करते हैं तो वो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद आपके सामने निकल के आता है कर्नल। कर्नल के बाद आपके सामने निकल के आता है यूजर स्पेस। तो अगर हार्डवेयर के बारे में आप सभी जानते हो कि हार्डवेयर की अगर बात करते हैं तो आपका सीपीयू होता है, आपका हार्ड ड्राइव होती है, आपका एसएमपीएस होता है एंड ऑल। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम डीप में नहीं जाने वाले हैं। हम बात करते हैं कर्नल की। कर्नल एक बहुत ही बेसिक सा फंक्शन परफॉर्म करता है। उस बेसिक फंक्शन के ही कारण आप ऑपरेटिंग सिस्टम है आप अपने कंप्यूटर को बहुत अच्छे से यूज़ में ले पाते हो। तो अब कर्नल की बात करते हैं। कर्नल के अंदर होते हैं आपके चार पार्ट। चार पार्ट में से सबसे पहला पार्ट होता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, एंड द सेकेंड वन इज मेमोरी मैनेजमेंट, एंड द थर्ड वन इज फाइल मैनेजमेंट, और आपका चौथा होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो अभी हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। अब देखिए, आपको जो कर्नल होता है वो डिसाइड करता है किसी भी प्रोग्राम को या किसी प्रोसेस को कितना टाइम देना है। तो आपको जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस क्या करती है, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। और आपका प्रोग्राम होता है एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक सी आपको डेफिनेशन पता लग गई प्रोसेस की एंड प्रोग्राम की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी प्रोसेस होती है, रन होने वाली होती है, तो आपका कर्नल करता है क्या है, कुछ छोटे छोटे से चंक्स बना देता है प्रोग्राम्स के। उन प्रोग्राम्स के अंदर आपका स्टोर होता है आपका रैम एंड सीपीयू। रैम सीपीयू वर्चुअली स्टोर होता है वहाँ पे। तो उसमें होता है क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली होती है, तो कर्नल आपका उससे क्या करता है कि वो जो चंक बना होता है जिसके अंदर सीपीयू रैम होती है, एलोकेट कर देता है उस प्रोसेस को, ताकि प्रोसेस काम कर सके। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है टाइम स्लाइसिंग का। अब आपके सामने एक क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा कि कितना टाइम कौन सा प्रोसेस या कौन सा प्रोग्राम लेने वाला है। तो ये आपका जो सफल हो पाता है थ्रू टाइम स्लाइसिंग। टाइम स्लाइसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कर्नल डिसाइड करता है कि किसी भी प्रोसेस को कितना टाइम देना है हमको। ये डिसाइड करता है आपका कर्नल कि कौन सी प्रोसेस कितना टाइम लेने वाली है। आप सोचते हो कि आपके जो सीपीयू में जो भी काम हो रहा है एक टाइम पे हो रहा था, मल्टीटास्किंग हो रही थी, लेकिन नहीं, वो मल्टीटास्किंग नहीं हो रही थी। वहाँ पे टाइम, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट काम आ रहा होता है उसका नाम होता है टाइम स्लाइसिंग। टाइम स्लाइसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि कुछ मिली सेकेंड्स में बहुत सारे प्रोसेस पे स्विच करके अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हो, और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो सीपीयू आपका इतना फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ चुकी है कि कोई प्रोसेस रन होने वाली होती है, तो आपका कर्नल क्या करता है, एक प्रोग्राम बनाता है। उस प्रोग्राम के अंदर आपका सीपीयू होता है, उसके अंदर एक होती है वर्चुअल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं आप वर्चुअल, उसको हम जो पूरे चंक होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, जिसके अंदर आपका रैम होता है और आपका सीपीयू होता है। वो एलोकेट कर दिया जाता है किसी प्रोसेस को, उसको रन करने के लिए। जैसे वो खत्म हो जाती है देन वो चंक किसी और प्रोग्राम के लिए यूज़ में आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हो तो वहाँ पे क्या होता है। तो वहाँ पे कर्नल करता है क्या है कि जब कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती है तो उसको और टाइम अलोकेट कर देता है। मतलब वहाँ पे टाइम स्लाइसिंग ज़्यादा हो जाती है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। टाइम स्लाइसिंग ज़्यादा होने के बाद होता है क्या है कि जो भी टाइम मिल रहा होता है, बाकी आने वाले जो पीछे प्रोग्राम्स लगे होते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर देता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड थिंग की, जो कि हमारी है मेमोरी मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है आपका ड्यूरिंग प्रोसेस। अब क्या होता है कि आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसमें क्या होता है यार कि आपका एक प्रोग्राम सामने खुल के आ जाती है स्क्रीन, एंड एट द सेम टाइम आप सारे प्रोग्राम एक साथ रन नहीं कर रहे होते हो, आप कोई एक फीचर यूज़ करते हो। तो करता है क्या है, आपका कर्नल क्या करेगा, एक वर्चुअल मेमोरी बना देता है। अब उस वर्चुअल मेमोरी में होता है क्या है कि आपकी रैम एंड एक वर्चुअल मेमोरी, मतलब जिसे हम हार्ड डिस्क का छोटा सा वर्चुअल मेमोरी बोल सकते हैं, वो स्टोर हो जाती है। अब आपका प्रोसेस रन हो रही है, प्रोसेस डिमांड कर रहा है कि मुझे 3 पेजेस चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के। तो वो वर्चुअल मेमोरी के पास जाएगी रिक्वेस्ट। वर्चुअल मेमोरी आपकी फिजिकल मेमोरी जो कि आपकी हार्ड ड्राइव है उधर से लेके अपने पास स्टोर कर लेगी। और जो भी चीज़ ज़्यादा यूज़ में आ रही होगी, जैसे जो भी फीचर आपको ज़्यादा यूज़ में आ रहा होगा, जस्ट लाइक आप कोई प्रोसेस को, कोई फीचर को ज़्यादा यूज़ में ले रहे हो, तो आपका वर्चुअल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि आपका कर्नल होता है क्या है कि एक चंक बना लेता है मेमोरी का,
जिसके अंदर रैम होती है, रैम के अंदर होती है आपकी एक और फिजिकल मेमोरी, रैम के अंदर एक वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक है, उसको हम पूरा होल कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वहाँ पे होता है क्या है कि आपकी प्रोसेस कोई चीज़ को डिमांड करती है तो आपका रैम एंड आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है वो आपकी फिजिकल मेमोरी से उठा के उसको दे देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे पास जो भी काम होता है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करता है तो एट द सेम टाइम हम सारे आप उसके फीचर्स का यूज़ नहीं ले रहे होते हैं। तो अगर ये सारा फीचर आपका प्रोग्राम फिजिकल मेमोरी से डायरेक्टली आपके प्रोसेस में जाएगा तो आपकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम में आता है वर्चुअल मेमोरी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है इस चीज़ को। तो आई होप ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइल मैनेजमेंट के बारे में। अगर हम फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ सामने निकल के आती हैं। पहली चीज़ आपकी होती है फाइल डेटा, मेटा डेटा एंड फाइल सिस्टम। तो अब बात कर लेते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। अगर हम विंडोज़ की बात करते हैं तो आपके पास यूज़ में आता है NTFS। NTFS एक ऐसा फाइल सिस्टम है जो विंडोज़ यूज़ में लेता है। इसकी जो कुछ फीचर्स हैं वो होते हैं आपके इंक्रिप्शन बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे आपका फास्टर एक्सेसिबल होता है एंड द थर्ड थिंग इज सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है NTFS की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट यूज़ में लेता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट एक और फाइल सिस्टम में काम कर रहा है जो कि REFS है आई थिंक, एंड ये आने वाले फ्यूचर अपडेट्स में शायद आपको मिल जाए। बात करते हैं मैक ओएस की, तो मैक ओएस आपका यूज़ करता है APFS। एंड बात करते हैं लिनक्स की, लिनक्स आपका यूज़ करता है EXT4। तो ये कुछ फाइल सिस्टम है जो आपके पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में लेता है। मैं बात कर रहा हूँ इन 3 मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ में लेना चाहिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशन यही होती है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम वो फाइल सिस्टम यूज़ करता है आप उसी को यूज़ करिए, ताकि वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से और आप अच्छे से यूज़ में ले पाओगे। अगर कोई आगे चल के दिक्कत भी होती है तो आप उनकी सपोर्ट टीम से आप बात करके उसको रिसॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक स्टोरेज की। अब एक ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है यार, देखो आप कोई भी डेटा अगर ट्रांसफ़र करते हो इधर से उधर या स्टोर करते हो तो छोटे छोटे चंक्स में वो स्टोर होता है। अब ऐसे चंक्स में क्यों करते हो, उसको एक साथ क्यों नहीं करते, तो इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है यार कि अगर उसको चंक्स में स्टोर नहीं करेंगे तो जब भी उसको एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बात की थी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं। अगर उसको एक ही मतलब चंक्स में स्टोर ना करके एक ही जगह से स्टोर कर लेंगे, सो व्हाट हैपन इज वहाँ पे कभी भी आपको डेटा एक्सेस करना होगा, डेटा एक्सेस करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको पूरा डेटा उठा के ले जाना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम स्लाइसिंग वहाँ पे जाने वाली है और प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम में आता है कि बहुत ही चंक्स में बना के वहाँ पे एक छोटे छोटे पैकेट्स में बना के वहाँ पे डेटा रखना। और यही चीज़ काम में आती है नेटवर्किंग, जब भी आप डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हो। उसकी बात हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करने वाला है। तो यहाँ पे अब बात हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जो ब्लॉक डेटा होता है कुछ ब्लॉक्स में स्टोर होता है, वो एक साथ स्टोर नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं मेटा डेटा क्या होता है। अब मेटा डेटा क्या होता है, देखिए मेटा डेटा वो एक ऐसे इंसान का नाम है जो कि सारी इंफॉर्मेशन रखता है अबाउट योर फाइल। फाइल का ओनर कौन है, परमिशंस क्या हैं, फाइल कौन से फॉर्मेट की है आपकी, उसमें कौन सा डेटा है, किस टाइप का डेटा है, किधर स्टोर्ड है, कब बनी थी, डेट एंड एवरीथिंग अबाउट द फाइल। वहाँ पे सारा फाइल से रिलेटेड काम होता है। मेटा डेटा आपका सारी इन्फॉर्मेशन रखता है आपकी फाइल की। आपने कोई भी नया फोल्डर बनाया तो मेटा डेटा के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कब ये बनाया गया था, इसका ओनर कौन है, कहाँ पे स्टोर हो रखी है। तो मेटा डेटा का यहाँ पे यही काम होता है। अब बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन की। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, देखो फाइल एक्सटेंशन एक ऐसा आप बोल सकते हो एक ऐसा चीज़ है जो आप रोज़ डेली मतलब डेली यूज़ करते हो, ठीक है। तो फाइल एक्सटेंशन एक ऐसा टाइप होता है जो भी जिस टाइप की आपकी फाइल होगी तो वहाँ पे वो दिखा रहा होगा। जैसे आपकी बात कर लेते हैं इमेजेस होती हैं PNG, PDF, .pdf, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट के बाद लगाया जाता है। तो फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप बूट करते हो, जब भी आप स्विच ऑन किया आपने, तो आपका हार्डवेयर करता है क्या है, आपका कर्नल करता है क्या है कि आपके हार्डवेयर में कुछ ड्राइवर्स होते हैं, उनको लोड करना स्टार्ट कर देता है। एंड द क्वेश्चन इज उसको लोड करना स्टार्ट क्यों करता है, तो वो कुछ ऐसे टाइप के ड्राइवर्स होता है जो आपके ड्राइवर्स इन द सेंस कि स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम एंड काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो क्या करते हैं, आपका जैसे आपका कीबोर्ड प्लगइन है तो क्या करेगा, वो हार्डवेयर कर्नल जो होगा वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को लोड करेगा ताकि आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है इंटरेक्ट कर सके हार्डवेयर के साथ। पहला काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इंटरेक्ट तो कर गया बट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की भी काम करता है आपका कर्नल। कर्नल ये मतलब मेक श्योर करता है कि उन दोनों के बीच में अच्छे से डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं होता। एंड द थर्ड थिंग इज कि जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है हार्डवेयर एंड आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच, ये काम आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज कि जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं
क्या उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी मेक श्योर करता है कर्नल कि इन तीनों चारों चीज़ों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई होप मैंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। एक बहुत ही ब्रीफ हमने व्यू दे दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो यार मैं ये जो सीरीज़ में तैयार कर रहा हूँ इसलिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं होता है यार, उनको मतलब कंप्यूटर के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि यार कि मैं मतलब इतना बता सकूँ कि उनको बेसिक चीज़ें पता हो कंप्यूटर्स के बारे में, ताकि यार क्योंकि आप सभी जानते हो कंप्यूटर्स पे ही काम होता है आजकल। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।